बहुत समय पूर्व की बात है। राजपूताना के एक नगर में एक राजा रहता था जो बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में लोग बहुत खुश थे। कहा जाता था कि शेर और बकरी भी एक साथ पानी पीते थे। हर तरफ शांति थी। राजा का एक ही बेटा था जिसका नाम राजकुमार कर्ण था। वह बहुत समझदार, नेक और हर काम में माहिर था, पर बहुत ज्यादा लाड प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया था। जिस वस्तु को पाने की ठान लेता उसे पाकर ही दम लेता। एक दिन राजकुमार कर्ण शिकार से लौट रहा था। सैनिक और दूसरे शिकारी पीछे रह गए थे। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर बहुत आगे निकल आया था। जंगल में यूं ही इतनी देर तक शिकार की तलाश में भटकने के कारण उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने चारों तरफ देखा तो पता चला कि यह धोबियों का मोहल्ला था। हर जगह कपड़े धोए और सुखाए जा रहे थे। अचानक राजकुमार कर्ण की नजर एक घर की छत पर खड़ी लड़की पर पड़ी जो कि अपने बाल सुखा रही थी। राजकुमार उसे देखता ही रह गया। उसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके काले लंबे बालों के बीच चांद जैसा चेहरा चमक रहा हो। लड़की की नजर भी राजकुमार पर पड़ी और वह तुरंत दुपट्टे से खुद को ढककर नीचे उतर गई। राजकुमार जैसे होश में आया, इतने में उसके साथी और नौकर भी वहां आ गए और राजकुमार कर्ण को मजबूरन महल वापस आना पड़ा। पर उसकी आंखों से वह सुंदर सूरत हट ही नहीं रही थी। उसने अपने खास नौकरों को भेजकर पता करवाया कि वह लड़की कौन है, तो मालूम हुआ कि वह एक धोबी का घर था और वह धोबी की बेटी थी। राजकुमार जिद और गुस्से से बिस्तर पर पड़ गया और बोला, मैं विवाह करूंगा तो केवल उसी लड़की से, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगा। 3 हफ्ते बीत गए। राजा को जब यह बात झांत हुई तो वह सोच में पड़ गया। वह राजकुमार की जिद से वाकिफ था। उसने गांव के मुखिया को बुलाकर सलाह ली। मुखिया बहुत अक्लमंद, वफादार और अनुभवी आदमी था। उसने राजा को सलाह दी, इस समय राजकुमार को रोकना ठीक नहीं। आप राजकुमार को मनमानी करने दीजिए। जवानी की जिद है। 2 दिन धोबी की बेटी के साथ रहेंगे तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। फिर आप शौक से किसी राजकुमारी से शादी करवा दीजिएगा। वैसे भी राजाओं की तो कई रानियां होती हैं, यह भी एक कोने में पड़ी रहेगी। राजा को यह बात समझ आ गई। उसने राजकुमार को बुलाया और कहा, हम तुम्हारी जिद और इच्छा को देखते हुए तुम्हें इजाजत देते हैं कि तुम उस लड़की से विवाह कर सकते हो। राजकुमार ने धोबी और उसकी पत्नी को बुलवाया। वे डरते कांपते आए, सोच रहे थे कि न जाने क्या गलती हो गई है जो राजकुमार ने उन्हें बुलाया है। राजकुमार ने उनसे कहा, हम तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहते हैं, तुरंत तैयारी करो। राजकुमार ने सोचा था कि धोबी और धोबिन खुशी से समा नहीं पाएंगे और राजकुमार के पैर पकड़ लेंगे कि उन्होंने उन्हें इतना सम्मान दिया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय वे दोनों सोच में पड़ गए। फिर बोले, राजकुमार, यह तो हमारी खुशनसीबी है कि आपने ऐसा इरादा किया, लेकिन हम अपनी बेटी से पूछकर जवाब देंगे। राजकुमार ने यह सुना तो उसे बड़ा गुस्सा आया। एक तो मैं इस धोबी का सम्मान कर रहा हूँ, इस गरीब की बेटी से शादी कर रहा हूँ, और यह मेरे राज्य का मामूली धोबी कह रहा है कि बेटी से पूछकर बताएगा। लेकिन यह हृदय का मामला था। उसे उस लड़की से प्रेम हो गया था, इसलिए धोबी की बात बर्दाश्त कर गया। उसने धोबी से साफ कह दिया, हमें इनकार सुनने की आदत नहीं है। इनकार करने पर मैं तुम्हारे पूरे खानदान को कारागार में डाल दूंगा। वे दोनों जैसे डरते कांपते आए थे वैसे ही लौट गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी लड़की से कहा, राजकुमार तुमसे विवाह करना चाहते हैं, अगर तुमने मना किया तो हम जान से हाथ धो बैठेंगे। लड़की कहने लगी, ठीक है माँ, पिताजी मैं राजी हूँ, लेकिन राजकुमार से कहिएगा कि मेरी 4 शर्तें हैं, खुद आकर सुन लें। अगर मंजूर हो तो बारात लेकर आ जाएं। अगले दिन धोबी राजकुमार के महल गया और लड़की का संदेश पहुँचा दिया। उसके मन में डर था, कहीं राजकुमार गुस्से में आकर उसका सिर धड़ से अलग ना कर दे। धोबी की बेटी, और इतनी हिम्मत कि राजकुमार के सामने शर्तें रखे। राजकुमार पहले तो यह सुनकर बहुत गुस्से में आया, तलवार से धोबी को खत्म कर दूं, लेकिन फिर एक तो उसे प्रेम था, दूसरा उसे जिज्ञासा हुई कि देखें तो ये धोबी की लड़की क्या क्या शर्तें रखती है। राजकुमार उसी वक्त धोबी के साथ उसके घर पहुंचा। 2 कमरों का मकान था। नीचे धोबी, उसकी माँ और पत्नी रहते थे और ऊपर की मंजिल पर लड़की। राजकुमार पहुंचे तो नीचे कमरे में एक तरफ पर्दा डालकर लड़की बैठ गई और कहने लगी, मेरी 4 शर्तें अगर आपको मंजूर हैं तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। तभी राजकुमार बोला, आप अपनी शर्तें बताएं। यह सुन धोबी की लड़की बोली, मेरी पहली शर्त यह है कि मैं आपके महल में रात नहीं गुजारूंगी, सुबह जाऊंगी और शाम को वापस अपने घर आ जाया करूंगी। राजकुमार कर्ण ने सोचा, ये कैसी अजीब शर्त रखी है, लेकिन फिर उसे ख्याल आया, एक बार विवाह हो गया तो महल छोड़कर झोपड़ी में कौन आता है। राजकुमार ने कहा, मंजूर है। तभी धोबी की लड़की बोली, मेरी दूसरी शर्त यह कि आप मुझे छूने या बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। राजकुमार को यह सुनकर हंसी आ गई। उसने सोचा, शादी है कि मजाक, लेकिन फिर बोला, चलो यह भी मंजूर है। धोबी की लड़की ने कहा, मेरी तीसरी शर्त ये है कि मैं आपके महल का पानी तक नहीं पीऊंगी। राजकुमार ने सोचा, यह भी बकवास है, लेकिन
लेकिन फिर कहा, ये भी मंजूर है। धोबी की लड़की ने कहा, ये रही मेरी चौथी और अंतिम शर्त। अगर आपने मुझे उंगली से भी छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता वहीं खत्म हो जाएगा, फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। राजकुमार ने सोचा, ये बड़ी अजीब लड़की है, कैसी बदतमीज है, लेकिन फिर कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। लड़की ने कहा, अगर आपको मेरी सारी शर्तें मंजूर हैं तो फिर आप बारात ले आइए। लड़की नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से धोबी और उसका परिवार किसी मुसीबत में पड़े। राजकुमार 2-4 दोस्तों को साथ लेकर धोबी के घर बारात ले चला गया और फेरे पड़वाकर धोबी की बेटी को महल में ले आया। लड़की ने साड़ी पहन रखी थी और बड़ा सा घूंघट निकाल रखा था जिसमें उसका चेहरा पूरी तरह छुप गया था। राजा रानी तो वैसे भी शामिल नहीं हुए थे, बस एक राजकुमार की खास दासी थी। वही हाथ बांधे खड़ी रही कि कोई हुक्म हो तो पूरा कर दे। शाम हुई तो दासी ने आकर बताया, घोड़ा गाड़ी लग गई है। बहू उठी और सीधी गाड़ी में जाकर बैठ गई। अगले दिन सुबह उन्हीं कपड़ों में इसी तरह लिपटी हुई आई और उसी पलंग पर बैठ गई। दिन भर ना कुछ खाया, ना पिया, ना हिली डुली, पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही और शाम को वापस चली गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरे 6 महीने हो गए। उसके रोज के काम में कोई फर्क नहीं आया। जैसा राजकुमार ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ और राजकुमार अपनी शर्तों से बंधा हुआ था। जिस चेहरे को देखकर उसने अपनी नींद और चैन त्याग दिया था, उस चेहरे की एक झलक तक देखने को नहीं मिली। दरबार में लोग अलग अलग बातें बनाने लगे। राजा, रानी सब परेशान हो गए। एक दिन उसने धोबी को बुलाया और कहा, तुम अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं? अब वह हमारी रानी है, उसे महल में रहना चाहिए। इस तरह रोज रात को चले जाना अच्छा नहीं लगता। लोग बातें बनाते हैं। धोबी हाथ जोड़कर बोला, राजकुमार की जय हो। सच बात यह है कि वह हमारी बेटी है ही नहीं। एक दिन हमारे घर पर आई और बोली, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रख लो। हमारी कोई औलाद नहीं थी। मेरी पत्नी को उसकी सुंदर सूरत भाई तो हमने उसे अपने घर में रख लिया और वो हमारे घर में ऊपर की मंजिल पर रहने लगी। हमसे उसने उसके बाद कोई वास्ता ही नहीं रखा। कहाँ खाती है, कहाँ पीती है, क्या करती है, हम कुछ नहीं जानते। कभी कभी वो मेरी पत्नी के पास आकर बैठ जाती है, उसे माँ कहती है। वो बेचारी तो इसी में ही खुश रहती है। उसने हमें कसम दे रखी थी तो हम चुप रह गए। जैसा उसने कहा वैसा ही हमने किया। राजकुमार, उस पर हमारा कोई जोर नहीं, आप हमारी जान बख्श दें। धोबी चला गया और राजकुमार अजीब सोच विचार में पड़ गया। करें तो क्या करें? उसका मन हर तरफ से उचट चुका था। आखिर एक दिन किसी को बताए बिना महल से निकल पड़ा। बस अपनी विश्वास पात्र दासी को बताया, मैं जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ और पता नहीं कब तक वापस आऊंगा। अगर मेरे पिताजी या माँ मेरे बारे में कुछ भी पूछें तो कह देना यात्रा पर गए हैं और ठीक हैं। दासी का हृदय राजकुमार की हालत देखकर बहुत दुखी हो गया। उसने भी सोचा, चलो अच्छा है, कुछ दिनों इस झंझट से तो मुक्ति मिलेगी। राजकुमार का मन दुनिया से ही उठ चुका था। वो हिमगिरी पर्वत की तरफ निकल गया। महीनों इधर उधर भटकता रहा। एक रात बर्फ से ढकी पहाड़ी पर रात गुजारने के लिए एक गुफा तलाश कर रहा था कि एक गुफा में कुछ रोशनी दिखाई दी। वो डरते डरते अंदर पहुंचा तो देखा एक बहुत बूढ़ा आदमी पूजा कर रहा है। उसकी आंखें बंद थीं, दाढ़ी और सिर के बाल बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे। पूरे शरीर और पलकों तक पर धूल जमी हुई थी और एक दीपक जल रहा था जिसमें 1 गज लंबी बत्ती जल चुकी थी और 1 गज अभी बाकी थी। उन्हें देखकर राजकुमार के दिल को बड़ा सुकून मिला। वो उनके कदमों के पास बैठ गया, लेकिन उन्होंने आंखें नहीं खोली। उन्होंने समाधि लगा रखी थी। उन्हें कुछ खबर नहीं थी। वे ईश्वर के ध्यान में डूबे हुए थे। राजकुमार वहीं रहने लगा। रोज सुबह उठकर झरने से पानी लाता, योगी महाराज के हाथ पांव धोता, बाल धोता, बालों में कंघी करता, गुफा की सफाई करता, नीचे घाटी से जंगली फल फूल तोड़कर लाता और उनसे अपना पेट भर लेता। 1 महीने के बाद उस योगी महाराज ने आंखें खोली तो राजकुमार को सामने हाथ जोड़े बैठे पाया। राजकुमार ने उन्हें पानी पिलाया, जंगली फल फूल खिलाए, उनके हाथ पांव दबाए। योगी महाराज बोले, पुत्र। योगी महाराज बोले, पुत्र तू राजकुमार है, इस योगी की कुटिया में तेरा क्या काम है? राजकुमार यह सुनकर बोला, महाराज आप जानते हैं कि मैं राजा का बेटा हूँ, तो यह भी जानते होंगे कि मैं क्यों और किस लिए मारा मारा सा फिर रहा हूँ। मेरे माता पिता मेरे लिए परेशान होंगे, पर मेरा वापस जाने का मन नहीं चाहता है। वो महाराज बोले, पुत्र योगियों से कुछ छुपा नहीं, तूने बड़ी गलती की जो उस लड़की से शादी की, पर तूने इतने दिन हमारी सेवा की है तो हम तुझे खाली हाथ नहीं भेजेंगे। ले ये राख ले, तू इससे सबको देख सकेगा, लेकिन तुझे कोई नहीं देख पाएगा। जा अब घर जाए तो ये राख अपने माथे पर लगाकर उसके साथ चले जाना। तुझे अपने आप ये पता चल जाएगा कि वह कौन है और उसकी क्या मजबूरी है। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तेरे मन की इच्छा जरूर पूरी होगी। उन योगी महाराज ने अपने दीपक की जली हुई बत्ती की राख उसे दी, जिसे राजकुमार ने संभाल कर कपड़े में बांध कर रख लिया और योगी को प्रणाम कहकर चल दिया। कई दिन का सफर तय करने के बाद वापस महल में पहुंचा तो इस हाल में कि कपड़े फट गए थे, पांव में छाले पड़ गए थे और बहुत
दुबला और कमजोर हो गया था। कमरे में धोबी की लड़की उसी तरह उन्हीं कपड़ों में कुर्सी पर बैठी थी। दासी राजकुमार को देखकर बहुत खुश हुई। कहने लगी, राजकुमार कहाँ चले गए थे आप, और ये क्या हाल बना लिया है आपने? राजा और रानी भी लगातार आपके बारे में पूछते रहते हैं। मैं यही कह देती कि आप यात्रा पर गए हैं। आज राजकुमार बहुत खुश था। उसने गर्म पानी से स्नान किया, बाल कटवाए और पेट भरकर खाना खाया। उसने दासी से पूछा, क्या यह मेरे पीछे भी रोज इसी तरह आती थी? दासी ने बताया कि उसके नियम में कोई फर्क नहीं आया था, वो हर रोज उसी तरह आती थी। राजकुमार ने कहा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, अब सोऊंगा, लेकिन शाम को जब यह घर जाने लगे तो मुझे जगा देना। दासी ने कहा, जो आज्ञा राजकुमार। अब जब शाम को धोबी की लड़की के जाने का वक्त हुआ तो उस दासी ने राजकुमार को जगा दिया। राजकुमार ने झट माथे पर साधु महाराज की दी हुई राख लगा ली और उसके साथ हो लिया। अगले दिन सुबह सुबह राजकुमार वापस आए और दासी से बोला, आज मैं उसी कमरे में सोऊंगा। जब वह धोबी की लड़की आकर बैठ जाए तो तुम आकर मुझे जगाना और मुझसे पूछना कि दिन चढ़ गया है, मैं उठता क्यों नहीं हूँ। मैं जो न बताना चाहूँ उसे भी जिद करके पूछना। दासी समझदार थी, समझ गई कि राजकुमार का कहने का क्या मतलब है। जब धोबी की लड़की आकर अपने पलंग पर बैठ गई तो दासी ने आकर राजकुमार को जगाना शुरू किया। राजकुमार पहले तो जागा नहीं, जब जागा तो दासी को डांटने लगा, क्या मुसीबत आ गई है, क्यों जगा दिया मुझे? मैं इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था, मेरा ख्वाब तोड़ दिया तुमने। दासी राजकुमार से पूछने लगी, राजकुमार बताइए। पहले तो राजकुमार उसे टालता रहा, फिर बोला, अच्छा अब तू इतनी जिद कर रही है तो बता देता हूँ। मैंने सपने में देखा कि कल रात जब यह धोबी की लड़की उठकर यहाँ से गई तो मैं भी इसके साथ साथ चला। ये घोड़ा गाड़ी में बैठी तो मैं भी साथ बैठ गया। सच थोड़ी, सपने में। मैं तो सपने में इसके साथ गया था। दासी ने फिर पूछा, अच्छा तो फिर क्या हुआ? राजकुमार कहने लगा, फिर क्या हुआ? मैं जोर जोर से घोड़ा गाड़ी हिला रहा था और ये गाड़ीवान को डांट रही थी कि आज ये कैसे गाड़ी चला रहे हो। गाड़ीवान बेचारा बोला, राजकुमारी मैं तो रोज ऐसे ही चलाता हूँ। खैर, जैसे धोबी का घर आ गया, ये धोबी की लड़की धोबी धोबन के पास तो नहीं, सीधे चढ़कर ऊपर पहुंच गई। मैं इसके साथ इसके कक्ष में आ गया। क्या सजा हुआ कक्ष था, लगता ही नहीं था कि यह धोबी का घर है। सोने चांदी का कालीन बिछा हुआ था, सोने चांदी की कुर्सी रखी थी। राजा के महल से भी ज्यादा खूबसूरती से सजा वो कक्ष था। मैं भी कुर्सी पर बैठ गया। दासी पूछने लगी, आप और इनके कक्ष में बैठे कैसी बातें करते हैं राजकुमार? राजकुमार बोला, अरे ये सच थोड़ी, यह तो सपने में था। दासी ने फिर पूछा, अच्छा बताइए फिर क्या हुआ आपके सपने में? राजकुमार बोला, होना क्या था, इस धोबी की लड़की ने यह साड़ी जो साल भर से पहनकर आ रही है ऐसे उतार कर फेंकी जैसे किसी भिखारी की साड़ी हो और अपनी दासी को देने लगी और कहा, गर्म पानी तैयार है? तो इसकी दासी ने जवाब दिया, हाँ राजकुमारी गर्म पानी तैयार है। यह स्नान के शाही कुंड जिसमें कमल के फूल थे उसमें घुस गई तो मैं भी इसके साथ ही उस स्नान कुंड में बैठ गया। ये सुन दासी बोली, आप राजकुमार आप इनके साथ शाही स्नान कुंड में घुस गए, क्यों मजाक कर रहे हैं आप? राजकुमार बोला, ऐसा कभी हो सकता है क्या भला? तू तो सब कुछ सच समझ रही है, मैं तो सपने की बात कर रहा था। चल अब नहीं सुनाता तुझे सपना। राजकुमार रोकने लगा तो दासी ने कान पकड़े और बोली, राजकुमार हमें क्षमा कर दीजिए, अब सुनाइए, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। इसी बीच राजकुमार ने कहना शुरू किया, बस फिर क्या था, इसने नहाना शुरू किया। मैंने सोचा चलो बहुत दिन से अच्छे से स्नान नहीं किया, मैं भी नहा लूं। यह एक कटोरा भरकर पानी डालती, मैं 4 कटोरे डाल लेता। इसके शरीर पर जो इसने मुल्तानी मिट्टी, गुलाब और न जाने कितनी ही मन मोह लेने वाली सुगंध से भरा उबटन लगाया, वो भी नहीं छूटा था कि पानी खत्म हो गया। इसने अपनी दासी को आवाज लगाई, आज पानी इतना कम क्यों रखा है? दासी ने कहा, राजकुमारी मैंने उतना ही पानी रखा है जितना रोज रखती हूँ, कम हो तो आप और ले लीजिए। वह एक और बाल्टी ले आई, वह भी मैंने खत्म कर डाली। फिर तीसरी बार इसने पानी मंगवाया। जैसे तैसे यह उस शाही स्नान कुंड से बाहर निकली। इसी समय दासी को आवाज लगाई, तुरंत खाना लगाओ, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। सारा दिन उस धूर्त राजकुमार के वहाँ भूखा प्यासा बैठना पड़ता है। दासी छत पर गई और आसमान की तरफ हाथ करके खड़ी हो गई। आसमान से एक थाल उतरा जिसमें सोने चांदी के बर्तनों में दुनिया भर के स्वादिष्ट पकवान रखे थे। दासी ने अपने लिए थोड़ा खाना निकाला और शेष बचा सारा थाल लाकर इसके सामने रख दिया। मैंने सोचा, लाओ आज मैं भी इसके साथ खाना खा लूं। कितने दिनों से जंगल जंगल घूमते अच्छा खाना नहीं मिला था। ऐसा स्वादिष्ट खाना कि क्या बताऊं। एक निवाला यह खाती और 4 निवाले मैं खा जाता। इसका पेट भी नहीं भरा और खाना खत्म हो गया। इसने फिर नौकरानी को डांट लगाई, दासी क्या बात है, आज तू कर क्या रही है? इतना सा ही खाना रखा है, मैं भूखी रह गई। नौकरानी बेचारी हैरान थी, बोली, राजकुमारी मैंने उतना ही खाना आपके लिए निकाला था जितना रोज निकालती हूँ, लीजिए आप मेरे हिस्से का भी ले लें। लेकिन आज कुछ गड़बड़ जरूर लगती है, कहीं राजकुमार ने आपसे बातचीत तो नहीं की? इस पर यह धोबी की लड़की अपनी नौकरानी को डांटने लगी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की, वो तो मुझे कभी छू भी नहीं सकता।
राजकुमार अपनी दासी से बोला, सुना तूने? इस धोबी की लड़की ने मेरे बारे में ऐसा कहा। मुझे भी गुस्सा आ गया। बाकी खाना भी ये थोड़ा सा ही खा पाई और मैं सब खा गया। ये भूखी रह गई, लेकिन मन ही मन हैरान हो रही थी कि आखिर माजरा क्या है। फिर आसमान से इसके लिए कपड़े आए। इसने कपड़े बदले, नौकरानी ने इसको सजाया संवारा, बाल बाल हीरे मोती गूंथे। बस क्या था, क्या बताऊं, क्या लग रही थी यह धोबी की लड़की जो यहाँ इस गंदी मैली साड़ी में आकर बैठ जाती है। संवर कर यह आकर छत पर खड़ी हो गई। रात के करीब आसमान से उड़ने वाला सिंहासन उतरा और यह उस पर बैठ गई। मैंने सोचा यह तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं भी सिंहासन का पाया पकड़कर लटक गया। इतना कहकर राजकुमार रुक गया। दासी ने इशारा किया कि धोबी की लड़की ने थोड़ा सा मुंह उनकी तरफ फेर लिया। दासी पूछने लगी, राजकुमार फिर क्या हुआ? राजकुमार बोला, बस सपना खत्म हो गया। दासी जिद करने लगी, राजकुमार सुनाइए, ऐसा अधूरा सपना थोड़ी हो सकता है, बताइए फिर क्या हुआ? राजकुमार पहले तो टाल मटोल करता रहा, फिर बोला, फिर वो सिंहासन ऊपर ही ऊपर उठता हुआ चांद तारों से भी ऊपर उड़ते उड़ते स्वर्ग लोक अप्सराओं की दुनिया में पहुंच गया। वहाँ स्वर्ग के राजा इंद्र का दरबार सजा हुआ था। एक से बढ़कर एक खूबसूरत अप्सराएं बैठी थीं। यह पहुंची तो सबने उठकर जैसे यह कहा जैसे कि यह राजकुमारी हो। यह धोबी की लड़की वहाँ अप्सराओं की रानी थी। सबसे आखिर में इसके नाचने की बारी आई। यह नाचने खड़ी हुई तो मैंने सोचा अगर आज मैंने इसके नाच पर थाप नहीं दी तो कुछ नहीं किया। मैंने तबला वादक से कहा, लाओ भाई तुम थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लो, मैं तबला बजाता हूँ। तबला बजाने वाले बेचारे को कोई नजर नहीं आया, लेकिन वह वाकई थक गया था। तबला छोड़कर बैठकर घूमने लगा। मैंने वह तबला बजाया और मेरी थाप पर यह ऐसा नाची कि समा बंध गया। स्वर्ग के राजा इंद्र ने खुश होकर अपना रेशमी रुमाल इस धोबी की लड़की को इनाम में दिया। इसने झुककर रुमाल लिया, सबको दिखाया और तबला बजाने वाले की तरफ फेंक दिया। और तबला बजाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैंने जल्दी से लेकर अपनी जेब में रख लिया। इतना कहकर राजकुमार रुका। धोबी की लड़की अब पूरी तरह उसकी तरफ घूम चुकी थी। राजकुमार जी, हम भी तो देखें वो रुमाल कैसा है। राजकुमार बोला, यह तो सपना था, सपने की चीज भी कहीं दिखाई जा सकती है क्या? लेकिन दासी ने जबरदस्ती राजकुमार के जेब से हाथ डालकर एक रेशमी रुमाल निकाला। कहीं यही तो रुमाल नहीं है? राजकुमार बनावटी गुस्से से बोला, तू बहुत जिद्दी है, मानती नहीं ना? हाँ यही तो था, पता नहीं मेरी जेब में कहाँ से आ गया। धोबी की लड़की का दुपट्टा छोटा हो गया। वो पूरी तरह उनकी तरफ मुड़ चुकी थी। दासी ने फिर से कहा, सुनाइए राजकुमार फिर क्या हुआ? राजकुमार कहने लगा, होना क्या था, राजा इंद्र ने इससे दोबारा नाच करने को कहा। मैंने फिर तबला संभाला। जितना अच्छा मैंने ढोल बजाया यह उतना ही अच्छा नाचती रही। राजा इंद्र ने खुश होकर अपनी अंगूठी इनाम में दी। इसने झुककर उनके पांव छुए, सबको अंगूठी दिखाई और फिर तबला बजाने वाले के पास डाल दी। वह भी मैंने उठाकर जेब में रख ली। फिर वो दासी जिद करने लगी, दिखाइए राजकुमार, हमें भी दिखाइए वह अंगूठी कैसी थी। राजकुमार ने बनावटी झल्लाहट में कहा, दासी तू बेवकूफ है, अब एक चीज सही हो गई तो इसका ये मतलब नहीं कि हर बात सच ही निकले। दासी ने चुपके से हाथ बढ़ाया और पूछा, क्या ये? राजकुमार ने धीमी आवाज में कहा, तब मैंने भी ऐसा तबला बजाया, जान लड़ा दी और ये ऐसा नाची कि पूरी अप्सरा लोक की दुनिया भी देखती रह गई। नृत्य समाप्त हुआ तो राजा इंद्र उठ खड़े हुए, दरबार से बाहर गए और एक दिव्य हार इनाम में लाए और ये उड़ते हुए सिंहासन पर बैठ गई। इतनी जल्दी में थी कि अपना इनाम तबला बजाने वाले को देना भूल गई। सोचा होगा कल दे दूंगी, लेकिन उसे क्या पता था कि वो सब कुछ तो मेरे पास ही था। इसका सिंहासन उड़ा और मैं फिर इसके पंख से लटक कर नीचे आ गया। बस यहीं तक सपना देखा था कि तूने आकर जगा दिया। दासी मुस्कुराई, राजकुमार अब वो हार भी दिखाइए। राजकुमार ने मुंह फेरते हुए कहा, अरे दासी वो सपना था, हार मेरे पास कहाँ से? पर दासी तो नहीं मानी। उसने राजकुमार की दूसरी जेब से मोतियों का चमचमाता हार निकाल लिया। क्या यही हार था? अब तो धोबी की लड़की कुर्सी से उठकर राजकुमार के सामने आ गई। उसके चेहरे धीरे से बोली, राजकुमार अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं धोबी की लड़की नहीं हूँ, मैं अप्सराओं की दुनिया की एक अप्सरा हूँ। अब मेरी कहानी भी सुन लीजिए। अप्सराओं की दुनिया में मुझसे ज्यादा सुंदर नाचने वाली और कोई नहीं थी। राजा इंद्र मेरा नृत्य देखे बिना दरबार नहीं लगाते थे, लेकिन एक रात मेरी तबीयत बहुत खराब थी, सिर दर्द से फट रहा था। बुलावा आया, क्या उनके पास धैर्य नाम की कोई चीज नहीं है? मैं यहाँ दर्द से तड़प रही हूँ और उनको नाच की पड़ी है। वो बात जाकर जैसे कि तैसी राजा इंद्र को कह दी गई। राजा इंद्र तो क्रोध से तमतम और कहा, बड़ा घमंड हो गया है तुझे, अपने देवा लिखी थी। कल मेरी सजा का अंतिम दिन था, आज रात मुझे मेरे पंख वापस मिलने वाले थे। मैं अप्सरा लोक लौट जाती और आप सोचते कि मैं धोखा दे गई, लेकिन अब सब बदल गया। अब आप ही मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी दासी। राजकुमार स्तब्ध खड़ा था, शब्द जैसे उसके होठों पर अटक गए हों। फिर वह आगे बढ़ा
बढ़ा, उसका हाथ थामा और कहा, तुम अब मेरी दासी नहीं, मेरी रानी हो। फिर राजकुमार उस अप्सरा को लेकर राजा और रानी के पास गया, पूरी कहानी सुनाई। जब राजा को पता चला कि उनकी बहू कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि इंद्रलोक की अप्सरा है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने धूमधाम से बेटे की शादी फिर से की और पूरे राज्य में खुशियां मना दी। इंद्रलोक की अप्सरा अब धरती की रानी बन चुकी। मेरे प्यारे लाडले दर्शकों, आप सभी का हृदय से धन्यवाद, जो आप हर कहानी में इतना प्रेम और आशीर्वाद बरसाते हैं। आपकी इसी स्नेह की वजह से हम हर दिन कुछ नया, कुछ अलग और कुछ अविस्मरणीय लेकर आते हैं। और हाँ, कल एक नई और बेहद रोमांचक कहानी आ रही है। ऐसी कहानी जिसे आपने शायद पहले कभी उस अंदाज में नहीं सुना होगा जिस अंदाज में हम लेकर आ रहे हैं। एक अनोखी शैली, अद्वितीय प्रस्तुति और भावनाओं से भरपूर अनुभव आपका इंतजार कर रहा है। यदि आपके मन में भी कोई ऐसी प्रिय कहानी है जो आपने बचपन में अपने दादा दादी या नाना नानी से सुनी हो, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम पूरे दिल से प्रयास करेंगे कि उस कहानी को आपके सामने एक नए, रोचक, मनोरंजक और दिल को छू लेने वाले रूप में प्रस्तुत करें। आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी की